Jai Bhim. I'm Pranjali. Welcome to the Aesthetic Blue podcast. Today we have Hitesh from the Outcast India with us. He's from UP. He's a student and content creator who covered the tragic event of Hathras gang rape and murder case from the very beginning. He was part of Bahujan YouTubers Meet that happened in 2023. He has done some stories for Newsweek, Dalit Lives. Also, he worked with Being Humans as a researcher, and now he's trying to build his own channel. The show is called The Dalit Talk on YouTube, and the audio podcast is available on Spotify by the name of Ambedkarite Podcast. So, without further ado, let's get talking. Hi Hitesh, जय भीम, कैसे हो आप? जय भीम जय सावित्री। मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं क्या हाल है आपके। हम भी बढ़िया है. It is an honor and pleasure to talk to you. Thank you for being on the podcast. थैंक यू सो मच। सो थैंक मैंने ब्रीफ में ऑडियंस को बता दिया कि आपका यूट्यूब चैनल भी है और आपने क्या काम किया है, आपका पॉडकास्ट भी है. बट यू। हम और डिटेल में जानना चाहेंगे आपके काम के बारे में. अगर मेरा स्टार्टिंग से करें तो पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था जिससे हमने शुरुआत की थी। लॉकडाउन के आसपास का वो टाइम था, पहला लॉकडाउन जब खोला था तब का। तो हम लोगों ने, हमारी 4 लोगों की टीम हुआ करती थी, यूट्यूब पे हम काम करते थे। उसी से हमने हाथरस केस को स्टार्टिंग में कवर किया। जब नेशनल मीडिया यहाँ पे आई भी नहीं थी, हम शायद से सेकंड यूट्यूबर थे। एक और चैनल था, वो भी हमारे जानने वालों का ही था, तो एक तरीके से हम लोगों ने साथ में वो स्टोरी ब्रेक करी थी। और नेशनल मीडिया हमारे ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद आई थी आई थिंक, उस केस के, जब कुछ सारा कुछ हो गया था, जब डेथ हुई तब आए थे। तो उस केस के दौरान ग्राउंड पे रहा था, तो काफी कुछ देखा था मैंने। इवन हम्म. कोई यूट्यूबर शायद उस टाइम पे नहीं था उस लड़की के घर में, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी थी पुलिस की, क्योंकि यूट्यूबर्स को आपको पता है वो नहीं रहता प्रेस कार्ड वगैरह। जी जी. तो फिर भी हम एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने हमारी मदद की। हम्म. हालांकि वो गोडी मीडिया से थी, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया था। तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी जब राहुल गांधी आए थे, तब वहाँ पे मतलब शायद मैं बिना प्रेस कार्ड वाला मैं यूट्यूबर था वहाँ पे। तो उस चैनल से काम किया, लेकिन बाद में जाके थोड़ी चीज़ें बिगड़ गई थी, तो वो चैनल मेरे को छोड़ना पड़ा। उसके बाद में एक ओके. डेढ़ साल मेरा काम रुक गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है, मैंने मतलब थोड़ा सा मेरा एनजाइटी वाला फेज चल रहा था, सेकंड वेव का सबको पता है। जी. तो उसके बाद में फिर जो है चीज़ें थोड़ी सुधरी, अब मैं खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में एक कई चैनल्स के लिए कुछ किया है, एक दो स्टोरीज और चैनल्स के लिए भी की है। और जैसा कि बताया, रिसर्च वर्क भी किया मैंने दूसरे चैनल के लिए। अभी खुद का जी कर रहा हूँ, ये जी. आउटकास्ट इंडिया नाम है। हाँ। और यूट्यूब के अलावा आप क्या करते हैं? लाइक स्टडी या फिर जॉब? नहीं, जॉब तो नहीं करता, अभी स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन चल रही है, बीए ऑनर्स संस्कृत। और यही है फिलहाल, स्टूडेंट हूँ। और इन चीज़ों से मेरे को मतलब लगाव है, क्योंकि हम अगर पे बैक नहीं करेंगे सोसाइटी को तो कुछ नहीं हो सकता हमारे समाज का। क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध, जिनको बोला जाता है एक तरीके से, जो पढ़ लिख गए हैं, वो कहीं ना कहीं पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अगर स्टार्टिंग से इस चीज को लाएंगे कि हमें अगर कुछ करना है तो हमारे समाज के लिए भी करना है, क्योंकि हमारे पास होने को तो कुछ है नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है, तो पाना भी है और साथ में कंट्रीब्यूट भी करना है। तो इसीलिए मेरे लिए जरूरी है ये चीज। जी, बहुत तो मैं ये अच्छा करता लगा रहता सुन के कि मतलब इतनी कम एज में आप सोचते भी हो, अवेयर भी हो और एक्शंस भी ले रहे हो. लाइक बहुत सारे युवक हैं जिन्हें पता है, हूँ। वो अवेयर है बट कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं या फिर ले नहीं पा रहे हैं. बट आई एम वेरी ग्लैड दैट देयर या आर पीपल लाइक यू. आपने एंजाइटी का जिक्र किया. या
और मैं मेंटल हेल्थ एडवोकेट हूँ, लाइक इवन आई गो थ्रू सम फेजेस। तो क्या ये एंजाइटी वो हाथरस से रिलेटेड थी या कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि हम जब देख रहे थे या फिर पढ़ रहे थे आ, तभी गूजबम्स वगैरह आते थे, और इट इज वेरी ट्रेजिक। मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कैसे लगता था। तो आप तो ग्राउंड लेवल पे थे, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? या इट वाज वेरी ट्रेजिक टू बी ऑनेस्ट। जिस दिन वो खबर आई थी, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केस मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि रहता है ना थोड़ा सा। तो आई डोंट नो, जिस दिन लड़की की डेथ हुई थी, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे जब, हम्म। शायद 24 सितंबर की जो बात है, उस दिन हम लोगों ने सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया था डीएम ऑफिस पे। तो वहां पे अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ था और उसी दिन ट्विटर पे ट्रेंड भी चला था। ठीक। तो उस दिन क्या हुआ, उसके बाद में शायद 29 की तारीख थी वो, जब डेथ हुई। तो उस दिन जब मैं उठा, तब मैं लेट उठा था और मेरा व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रखे थे कि, तो मैंने देखा ये क्या बात है, एकदम से इतने सारे कॉलर व्हाट्सएप है। तो देखा कि सी इज नो मोर। एंड उससे एक दिन पहले क्या है, दिल्ली रेफर किया गया था। तो मेरे को एकदम से झटका लगा और मैं लिटरली मम्मी के पास जाके रोने लग गया था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था वैसा। अभी टू बी ऑनेस्ट, मेंटली ऐसा हो गया है कि ऐसे केस सामने हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फर्क नहीं पड़ता, और सवाल खुद से किया जाता है कि फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जैसा काम करते हो वैसा हो जाता है। डेली न्यूज पढ़ रहे हो तो वही चीजें सामने आ रही, तो आप डेली तो इमोशनल नहीं हो सकते। तो उस टाइम पे ऐसा था, और उस टाइम पे देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से फर्जी स्टोरीज चलाती है। अपने सिर्फ उनको मतलब नहीं है कि रियल स्टोरी क्या है, वो सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से चलाती है। तो उस टाइम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैंने काफी कुछ सीख लिया था। तो एक्सपीरियंस भी मिला, लेकिन हाँ, काफी मतलब ट्रेजिक था वो, क्योंकि हम लोग जब वहां पे गए तो लाठी चार्ज हो रहा था, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। और कुल मिला के सारा कुछ मतलब, और राजनीतिक पार्टियां वहां पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। टू बी ऑनेस्ट, वहां पे जितनी भी पार्टीज आई थी उनमें से ज्यादातर को कोई मतलब नहीं था। सब अपना बस पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए आई थी, रियल स्टोरी से किसी को मतलब नहीं था। तो वो जब फिर खत्म हुआ, थोड़ा सा मामला शांत हुआ वो वाला, उसके बाद में उस फैमिली की कंडीशन बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि उनकी फैमिली को आज भी एक तरीके से आइसोलेट करके रखा है उस गांव में। आज भी लगभग 100 सवा 100 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो रहते हैं, और उनके जो भाई हैं वो काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको घर में ही आइसोलेट करके रखा हुआ था। तो उनका लॉकडाउन तो खत्म ही नहीं हो पाया था। तो जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों का चेकिंग होता था, और कैमरा फोन तो बाहर ही रहने को बोलते थे। और कभी कभी बार तो ऐसा हुआ कि बोलते थे कि जाइए डीएम से परमिशन लेके आइए। हाँ, फैसले के बाद मैं नहीं गया हूँ, फैसले के बाद पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतना वो नहीं था कि मैं उस फैमिली से जाकर के मिल पाऊँ फिर से। तो क्योंकि फैसला आपने देखा कि मर्डर का चार्ज भी नहीं लगाया, 304 लगाया, यानी गलती से मार दिया, इच्छा नहीं थी मारने की। और रेप का सारा हटा दिया और सिर्फ एक एक पे लगाया, 3 को छोड़ दिया। तो अभी भी बड़ा अजीब लगता है। उस टाइम पे मैंने अखबार अभी तक संभाल के रखे हुए थे कि शायद कुछ आगे जरूरत पड़ जाए, लेकिन गवर्नमेंट और ये जो स्ट्रक्चर है साथ में एक तरीके से मिल गया है, और मैं इस पे ओपनली बोल भी नहीं सकता। तो अजीब है, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। और ये एक बात बहुत काबिले तारीफ है कि इतना फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका, राइट? वो या इतना ट्रेजिक होने के बाद भी आपने कंटिन्यू किया। मैं भी कोई और होता, या फिर अगर मैं होती तो मैं एक बार सोचती कि ये बहुत इंटेंस है, ये जो सारी चीजें हैं। तो हाँ, बोलिए। एक्चुअली कंटिन्यू नहीं किया, बीच में ब्रेक आ गया था, संभलने में टाइम लगा। वो मैं कहूंगी वो तो नेचुरल है, क्योंकि अ, कुछ हो जाता है सपोज हमारे अगेंस्ट, या फिर चलो स्कूल में कुछ हो जाता है या फिर कॉलेज में कुछ हो जाता है, तो हम डिस्टर्ब रहते हैं 2-3 दिन।
ये तो बहुत बड़ा या इवेंट था, पूरा नेशन इट वाज लाइक शॉक्ड। और हम जो पढ़ रहे थे उससे मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये अगर मेरी फैमिली होती या अगर मैं होती तो मेरे फैमिली पे क्या बीतती। तो आई फील it was natural, but you overcame that. That is the biggest achievement. I mean, आपने ओवरकम किया और आपने सोचा कि नहीं ये है ऐसा, बट इस पे बोलना चाहिए और मैं कंटिन्यू करूंगा। या जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, पॉडकास्ट भी लिए हैं, और ऑफ कोर्स सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। सब एक जैसे नहीं सोच या सकते। तो मेरा सवाल ये है कि कौन सी डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपको समझ में आई जैसे आपने बात की लोगों से। टू बी ऑनेस्ट, आइडियोलॉजी की तो मैं बात अभी फिलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो अपना मेरा जो शो है उसमें मैं अपने लोगों को ही रखता हूँ फिलहाल। तो जो अंबेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनसे ही मेरी बातचीत हुई है। हाँ, लेकिन उनके विचारों में भी कई बार मेरे को देखने को मिला है कि आपस में अंतर्विरोध दिखता है। लाइक अगर देखा जाए तो बीच में काफी सारे टॉपिक्स हैं ऐसे, जस्ट लाइक दलित वर्ड को लेकर कुछ लोग, हम्म। टू बी ऑनेस्ट मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे दलित वर्ड की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट रहा है हमारा, मान्यवर साहब काशीराम का, और तमाम जो वहाँ पे पिछड़ी राजनीति भी रही है ना, चाहे सपा हो और बाकी बिहार में पार्टियां हो, तो वहां पे इस वर्ड का एक्सेप्टेंस रहा है। तो इस वर्ड को कहीं ना कहीं आज भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब अगर हम महाराष्ट्र की साइड जाएंगे तो ये वर्ड कम होता जाता है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से बुद्धिज्म का स्प्रेड ज्यादा है वहां पे। तो फिर वहां पे लोग खुद को बुद्धिस्ट बोलना पसंद करते हैं। जी। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ, जितना मैंने लोगों से सुना आपस में अंतर्विरोध दिखा, तो मुझे लगता है कि हम वर्ड्स के पीछे लड़ रहे हैं लेकिन हम लोगों का काम एक ही है। तो हमें इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन किस आइडेंटिटी को अपना रहा है, लेकिन सबका काम हमारा एक ही है। और कहीं ना कहीं एक पॉडकास्ट में मैंने, एक हमारे क्रिएटर हैं बहुजन साहित्य के फाउंडर रजत मौर्य, उन्होंने बताया, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसको हम एक फेज की तरह ले सकते हैं। अभी मेरी आइडेंटिटी दलित है, हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाएगी और बेटर हो सकती है। तो इस तरीके का हम्म। रहता है, और भी कई मुद्दे हैं। और मतलब कुछ ऐसा भी रहता है कि हमारे लोग खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते, सेल्फ क्रिटिसिज्म की क्षमता हमारे लोगों में बहुत कम है। तो किसी से मतलब वैसा सवाल पूछने में थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि मैं किसी का पॉडकास्ट ले रहा हूँ और उससे मैं ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिससे वो हर्ट हो जाए, या फिर मैं सवर्ण पर्सपेक्टिव का सवाल उससे नहीं पूछ सकता, लेकिन कोई भी ऐसा भी है जिससे मैं पूछ सकता हूँ आराम से। तो ऐसा अंतर्विरोध हम्म। अपने लोगों में भी है। तो ये एक्सपीरियंस रहा जी। है मेरा। जी। या मुझे लगता है इस मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि दलित जो वर्ड है वो सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण जो है उनके थ्रू आया है कि हरिजन या फिर दलित, बैकवर्ड क्लासेस। और जब बाबा साहब ने दीक्षा हम्म। दी तो हमने वो आइडेंटिटी छोड़ दी। हमने लॉर्ड बुद्धा को हम्म। अपनाया, बुद्धिज्म अपनाया। तो हम खुद को कम नहीं सोचते अभी कि वी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, हम बुद्धिस्ट है, हम पढ़ते हैं लिखते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छे काम करते हैं। तो मे बी वो एक चीज हो सकती है कि महाराष्ट्र में लोग बुद्धिस्ट खुद को बोलना ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि मे बी हाँ। दलित उनको यस थोड़ा यस यस। निगेटिव मीनिंग लगता है शायद। यस यस। अम, अब हम बात करेंगे कि जैसे आपने थोड़ा ब्रीफ में बताया भी, बट यूपी में बहुजन मूवमेंट और पॉलिटिकल सिनारियो फिलहाल कैसा है? जैसे फिलहाल तो, कांशीराम। जी जी बोलिए। हाँ बोलिए, आप पूरा कर लीजिए। जैसे कांशीराम जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर मायावती जी थी, उन्होंने काम किया। फिर फिलहाल क्या सिचुएशन है वहां पे?
फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कहें तो टू बी ऑनेस्ट हमारा ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गया है। और मैं नहीं मानता कि इसमें जो मेन स्ट्रीम जो प्राइमरी आइडिया है कि इसमें हम हमारी गलती है, तो आई डोंट, हाँ हमारी गलतियां हैं पर उतनी नहीं है जितनी दिखाई जाती हैं। जस्ट लाइक कि हम लोग ढंग से काम नहीं करते। तो टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो जितनी भी हमारी पार्टियां हैं यूपी के अंदर या बिहार के अंदर, तो हमारी स्थिति ठीक है। यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो हम लोगों ने जो कानून के अंदर रहकर काम किया है, टू बी ऑनेस्ट, कि हमने इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है करती है। फालतू खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा सारी पार्टियां करती नहीं है। हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसीलिए हम पीछे रह गए। और कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की गलती ये रही है कि हमारे नेताओं में होड़ लगी हुई थी कि मेरे को जल्दी से जा करके ये पद ग्रहण करना है। तो जो हमारी पार्टी थी उसमें सिर्फ एक नेता रह गई, बाकी सारे छोड़ के चले गए। तो आज हमारी स्थिति देख लीजिए, सिर्फ एक कम्युनिटी का वोट हमारे पास है। एक टाइम पे हम खुद को बहुजन कहा करते थे, लेकिन अब ये एक जाति की पार्टी हमारी रह गई है। इसमें हमारी गलतियां हैं, लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम कब तक क्रिटिसाइज करते रहेंगे? अभी जैसे कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो हम देख रहे थे कि पहले नहीं लग रहा था कि जो दलित पार्टी है, दलित बहुजन पार्टी है, बीएसपी यूपी से, वो क्या है कि पहले गठबंधन में हिस्सा नहीं ले रही थी इंडिया के अंदर, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद लेंगी। क्योंकि अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी ऐसी खबरें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सही टाइम पे सही फैसले ले लेंगे तो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं। क्योंकि हम कितना भी बोल रहे हैं कि हम जो है दलित कम्युनिटी अपनी सत्ता लाएंगे, लेकिन सत्ता लाने के लिए सिर्फ हम काम नहीं आएंगे। सत्ता लाने के लिए हमें हर समाज की, हर जाति का प्रतिनिधित्व चाहिए, चाहे वो फिर अगड़ा हो या फिर पिछड़ा या दलित। अगर अगड़ा है तो उसे झुकना पड़ेगा, और हम तो अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार ही हैं। तो सबको एक तरीके से साथ आना पड़ेगा। इसी के तहत हमारी 2007 में सरकार भी बन पाई थी। 2007 में जब सोशल इंजीनियरिंग वर्क करी तब जाके हमारी सत्ता अपने दम पर आई, उससे पहले तो अपने दम पर भी नहीं आ रही थी ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें पॉलिटिकली फिर से एक तरीके से जुड़ जाए, उसके लिए बहुत काम की जरूरत है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में पहले सोशल मूवमेंट की बात की है। आज हमारा सोशल मूवमेंट टूटता हुआ दिख रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम बोल सकते हैं डेट वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, वी आर यूनाइटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में जाकर आज हमारी स्थिति बहुत खराब हो रखी है। जो अपने लोग हैं उनके अंदर जो है एक तरीके का वो ऑर्थोडॉक्स जो चीजें हैं राइट विंग की, वो फिर से आने लग गई हैं। तो उनको फिर से समझाना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि अगर मैं चमार जाति से आता हूँ, जाटव जाति से आता हूँ, मेरे को पता है कि मेरी जो कास्ट है वो ग्रोथ कर चुकी है। लेकिन जो बाकी जाति हैं उनको अपनी जातियों का इतिहास नहीं पता है। तो उनको बताने के लिए फिर हम बताएंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो हमारा नेता बन रहा है। उनकी जाति के लिए उनके नेता होने चाहिए हमारी पार्टी के अंदर, जो नहीं है। तो हमें अपनी सोशल मूवमेंट में डाइवर्सिटी फिर से लाना पड़ेगा। तब सोशल मूवमेंट तैयार होगी, तब जाके हम पॉलिटिकल चेंज की बात कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम पावर में आ भी जाए तो वो जोड़ तोड़ से आएंगे, लेकिन हमारा सोशल मूवमेंट थोड़ा कमजोर है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि ये जो मेरा मूवमेंट का रथ है, अगर आप उसको आगे नहीं ले जा सकते हो तो ठीक है, वही रहने दो, पीछे मत पीछे उसको मत ले जाओ, खींचना। राइट। पीछे मत ले जाओ। अ, तो यूनिटी की कमी है, मुझे ऐसे लगता है हमारे ही। जैसे आपने जिक्र किया कि हम दलित हो या फिर बुद्धिस्ट हो, उनमें ही यूनिटी नहीं है। हम एक दूसरे को, जैसे अगर कोई सवर्ण होता है, वो कोई ऊंचे पद पे है, तो वो खुद के कास्ट के लोगों को या फिर समाज के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, या रेफरेंस देते हैं, या फिर उनको जॉब दे देते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम अपने लोगों को ही पीछे खींच रहे हैं। इस पे आपकी क्या जी राय हाँ, है? वही ना। हम लोग दो चीज में बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी बोला
एक तो हम अपने ही लोगों को पीछे कर रहे हैं, और जो गलती कर रहे हैं ना उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करना ही नहीं जानते खुद को। बाकी सबको कर लेंगे, खुद को नहीं करेंगे कि खुद ने क्या क्या गलतियां की हैं। जस्ट लाइक मैं डेमोक्रेटिक बात करता हूँ, लेकिन मैं अपने नेता से सवाल नहीं करूंगा, तो ये तो गलत है ना। आई नो डेट मेरा वोट कहीं और नहीं जाएगा अपने नेता के अलावा, लेकिन मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने नेता से वो सवाल करूं कि आपकी गलतियां रही हैं, इनको आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं या सुधार रहे हैं। और वही बात आ जाती है फिर कि अपने लोगों ने मतलब, क्योंकि बाबा साहब आगरा में आकर क्यों रोए थे, कि उनके जो पढ़े लिखे समाज ने उनको धोखा दिया, इसलिए आकर के रोए ना। तो हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे लोगों को कभी वो प्रिविलेज मिला नहीं था इतिहास में, कंफर्ट मिला नहीं था, तो जो एकदम से उनको जब कंफर्ट मिल गया तो उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया और ये सोचा कि यार कंफर्ट जो है चुनिंदा लोगों को मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है तो मैं अपने तक सीमित रखूंगा, अपनी फैमिली तक सीमित रखूंगा, अपनी फैमिली में भी सिर्फ जो है अपने बच्चों तक सीमित रखूंगा। मैं नहीं देना चाहता किसी को, क्योंकि वो प्रिविलेज उनको नहीं मिला ना, उन्हें नहीं पता कि साथ में लेकर के चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उनको ये दिखा है कि मेरे को फायदा मिल गया, अब जो है अपना बाकी सारे देख लेंगे। तो ये चीजें शायद हमको और अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। हम्म। और क्या आपको या लगता है कि बाबा साहब के जो विचार है या फिर उन्होंने जो कार्य किया वो अभी तक पूरे भारत के कोने कोने तक नहीं पहुंचा है? अभी भी कुछ एरियाज है जहाँ पे उनको सिर्फ ये इन्होंने तो दलितों के लिए ही काम किया है, ये दलितों के लीडर है, ऐसे समझा जाता है। ये अपने आप में एक सवर्ण पर्सपेक्टिव की बात है, पता है, क्योंकि दलित, क्या मतलब दलित, दलित इंडियन नहीं है क्या? दलित भी तो भारतीय है ना। अगर कोई हम्म। व्यक्ति दलितों के लिए कर भी रहा है तो दलित भी तो भारतीय है ना, तो आप उनको कैसे कह सकते हो दलितों के लिए? और ये बात तो अपने आप में बहुत गलत है कि बाबा साहब दलितों के नेता थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या सिर्फ दलितों के लिए है? जो बाबा साहब ने आर्थिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया था अपने समय पर, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब उनको मौका मिला, क्या वो सिर्फ दलितों के लिए था? या फिर जो बाबा साहब के विचार थे वो सिर्फ दलितों के लिए हैं? क्या इस देश में हम्म। हिंदू कोड बिल सिर्फ दलित महिलाओं के लिए लागू होता है? जी। ये सिर्फ, ये सारी बातें सवर्णों द्वारा फैलाई गई हैं। जी। और सबको पता है बाबा साहब सबके हैं। जी, मैं वही पॉइंट आउट करने वाली थी कि बाबा साहब ने जब पुणे करार हुआ तो देश को पहले रखा, या बट वो यस यस चीजें राइट। हम तक नहीं पहुंचती है। उनका पूरा इतिहास जो है वो नहीं पहुंचता है जितना या आई थिंक सामने वालों के लिए बेनिफिशियल है, उतना ही पार्ट बताया जाता है कि इन्होंने ये काम किया है। बट शायद हमको यस खुद को पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब, सावित्रीबाई, शाहू महाराज, इनका इतिहास पढ़ने की जरूरत है, खुद को एजुकेट करने की जरूरत है। तभी हमें रियल हिस्ट्री पता चलेगी। अगर हम सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल्स जो भी है इन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमको वो अलग पर्सपेक्टिव से दिखेगा। जो ओरिजिनल मैट यस लिटरेचर है उसकी ज्यादा जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। यस यस यस। इसीलिए अब थोड़ा जब हमारे क्रिएटर्स आगे बढ़ रहे हैं, तब जो है कहीं ना कहीं चीजें साफ होकर के आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी झूठी खबरें भी इन लोगों ने पहले से चला के रखी थी बाबा साहब के बारे में। हम्म। तो अब हम लोग हैं आ गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बताएंगे इन लोगों को कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी। जैसे ये पॉडकास्ट में मैंने और कई लोगों का इंटरव्यूज लिया, तो वो भी मूवमेंट में हम्म। लाइक दे हैव थ्रोन देमसेल्फ इनटू इट, पूरा अपना 100% देके काम कर रहे हैं। तो आई थिंक यूथ में और अभी की जनरेशन में वो अवेयरनेस आ चुका है कि यस। शांत बैठ के अभी नहीं होने वाला है, हमको खुद ही करना है जो भी बदलाव लाना है। या तो ये एक होपफुल राइट। होपफुल बात है कि एटलीस्ट स्टार्ट क्यों ना हुआ हो, वो जो मूवमेंट है वो हम आगे ले जाने के लिए अभी रेडी है।
यस, मूवमेंट हमारा आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है, वो बात अलग है। सब लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल चेंज दिखता है, लेकिन हाँ, हमारा सोशल मूवमेंट मजबूत हो रहा है। लेकिन ये भी है कि हम लोगों को दबाने की पूरी तैयारियां हो रखी हैं। जैसा आप जी। देख रहे हैं कि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, डॉक्टर रितु को हम्म। का प्रोटेस्ट इन लोगों ने बंद किया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया। डॉक्टर नंदन लाल के साथ में क्या हो रहा है, उससे पहले भी बीएचयू में हमने देखा एक दलित प्रोफेसर के साथ में क्या हुआ। तो मतलब इनको पता है कि यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ के अच्छा कर रहे हैं, तो अब ये हम लोगों को वहां पे आने नहीं दे रहे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इन्होंने मतलब एजुकेशन को बिजनेस बनाने का पूरा तैयारी कर लिया है। लेकिन फिर भी हम लोग, हमारे अंदर इतना मतलब अब समझ है कि हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें हम्म। इतनी आसानी से तो करने नहीं देंगे। पहले वो कर दिया करते थे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अभी हमको पता है। लेकिन फिर भी हमें इतना जोश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतनी पावर फिलहाल तो नहीं है, पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ना अच्छे से जानते हैं, और हम लड़ेंगे। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है हमें, हमें संभल के ही चलना चाहिए। जी। कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं, वो लेनी यस, यस, चाहिए। यस। राइट। लास्ट क्वेश्चन। आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट और हमारे जनरल ऑडियंस के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अगर इस पॉडकास्ट से उनको एक चीज लेनी है तो उन्होंने क्या याद रखना चाहिए? आ, मेरे ख्याल तो ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब का नाम हम लोग बहुत गर्व के साथ लेते हैं, तो हमें लेना चाहिए। बट उसके साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि बाबा साहब और हमारे जो अन्य महामानव रहे, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फूले, पेरियार, इन्होंने जो बातें कही है ना, वो उस टाइम पे कही थी। और हो सकता है उनके मायने फिलहाल थोड़े से आगे और बढ़ गए हों या बदल गए हों, तो उस हिसाब से भी काम करना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, पॉडकास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं, तो आप लोग कम सुनते हो, बहुत पूरा सुना करिए। ये सबसे जरूरी है। और कम से कम जो सोशल मीडिया का आप कंज्यूम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट, उसमें जो है थोड़ा सा उस कंटेंट पे ध्यान दीजिए जिसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कम हो और नॉलेज ज्यादा हो। उससे क्या है, हम लोगों का भी भला हो जाएगा और आपका हमसे ज्यादा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये जो टाइम है बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। इसको मुश्किल टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे डेमोक्रेसी का ग्राफ और नीचे चला जाएगा, तो हमारे लिए ही सबसे बड़ी दिक्कतें होंगी। और अब तो धार्मिक ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वो हमारे लिए गलत है ही है। तो और इस पॉडकास्ट में ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज में मतलब एक तरीके से बैलेंस बना के रखो, ना ज्यादा उछलना है ना ज्यादा नीचे रहना है, बस। जी। जैसे बुद्धा ने कहा है कि या मध्य में रहो, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। या थैंक यू राइट। हितेश फॉर बीइंग विद अस। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट, फॉर योर एजुकेशन। और आपका पॉडकास्ट और अच्छा हो और फेमस हो, आप बहुत लोगों तक थैंक पहुंचे, यू। ऐसी मैं शुभकामनाएं करती हूँ। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू, थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस पॉडकास्ट में टू बी ऑनेस्ट मैं लेता हुआ आया हूँ, मेरा मतलब पहली बार कोई ले रहा है, तो थैंक यू सो मच। और आपको भी बेस्ट विशेस। जय भीम, जय सावित्री।